हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अचीवर्स ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग अपनी 2 यूनिट्स खत्म कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कर लिया था अपने बीएचयू बेसिक क्रैश कोर्स के लिए। जो लाइट की ड्यूअल नेचर है वो देखा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। जो एटॉमिक फिजिक्स हमारा है, जो पोर्शन है हमारा एटम का, उससे रिलेटेड जो लेक्चर है हमारा, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह डिस्कस किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले तो हम एटम का मॉडल देखेंगे कि एटम कैसा है, एटम की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उसको समझेंगे मॉडल्स के हेल्प से। स्टूडेंट, पहला जो मॉडल दिया एटम के लिए वो था थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। इसे स्टूडेंट प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। स्टूडेंट, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हमने ये माना कि जो ये स्पेयर है पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। जैसे कि, क्योंकि ये देखिए, जैसे केक पे हमारी चेरी बिखरी होती है, उसी तरीके से इस पूरे स्पेयर को पॉजिटिव माना गया, और ये माना गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरीके से इस स्पेयर में फिल्ड हैं। बट स्टूडेंट्स, ये पूरी तरीके से फिट नहीं बैठी चीजें, क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि जो जब भी इसे एनर्जी मिल रही है इसे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बस इमिट हो रहे हैं, जबकि हमारा पूरा स्पेयर पॉजिटिव माना गया था। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं इमिट हो रहा है इससे? जब भी निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं कोलम्बिक फोर्स लगने ही वाली है, तो कोलम्बिक फोर्स ऑन ईच नेगेटिव चार्ज इज जीरो। तो एफ एक्सटर्नल जो एक चार्ज पे और रिजल्टेंट जीरो मानी गई थी फॉर ईच पार्टिकल। तो बट ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा स्टूडेंट्स। तो इसमें करेक्शन के लिए लेनार्ड ने सजेशन दिया, साइंटिस्ट लेनार्ड ने सजेशन दिया कि लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेस जरूर खाली है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फुल्ली फिल है। फिर इस सजेशन को बाद में वेरीफाई हुआ जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स की का बमबारी किया गया गोल्ड फॉयल पे। तो बहुत सारे कंक्लूजन इसमें से निकाले गए कि स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाता है, तो पहले तो सेंट्रल पार्ट जो है इस एटम का, उससे वो रिफ्लेक्ट होता है, जस्ट जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है 180 पे। और बीच में स्टूडेंट इजीली वो सीधे चला जाता है। जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे पास कर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। जब भी वो सेंटर से दूर जा रहा है तो सीधा निकल जा रहा है। बट जैसे ही वो पास आ रहा है स्टूडेंट, जैसे ही वो पास आ रहा है, तुरंत वो रिटर्न हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं अगर कोई पॉजिटिव रे कोई जा रही है तो तभी रिपेल होगी, अगर वहां पे कोई बहुत ही हैवी पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखा हो। कुलम्ब्स लॉ से हमें जानते हैं। तो इस तरीके से कंक्लूजन पे पहुंचे, और ये बहुत ही स्मॉल साइज में है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो एरिया है वो फ्री था, क्योंकि मैक्सिमम जो रेज है वो फ्रीली निकल गई। लेकिन जैसे ही इस छोटे से एरिया के पास से रेज गुजरी, वो डिफ्लेक्ट हुई। जैसे देखिए, जैसे जैसे इससे नजदीकी बढ़ती गई हमारी, जैसे जैसे इसके पास आती गई, वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो बढ़ता गया। थोड़ी ऊपर थी तो इस तरीके से, जैसे और पास आई उस तरीके से यहाँ से निकलना। फाई की जो वैल्यू है, फाई देखिए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर इसे आप लाइन माने तो ये जो एंगल है इसके बीच का, इससे अगर जो मेजर करेंगे एंगल एंटी क्लॉकवाइज, वो फाई होगा आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते सेंट्रल पार्ट की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब देखा गया अप्रोक्सीमेट, तो ये जो ऑर्डर था ये 10⁻15 ऑर्डर का था। इसे न्यूक्लियस, हम जानते हैं न्यूक्लियस हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वो उसमें मूव कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेंट्रल जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये कंक्लूजन मिला, जिससे कि काफी हेल्प हुई हमें चीजों को समझने में। उसका जो हमने ग्राफ बनाया, कैपिटल एन जो नंबर ऑफ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं एंगल के साथ, उसके बीच ग्राफ बना देखा कम एंगल पे है, उस पर बहुत सारे पार्टिकल हैं हमारे पास। बट जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, डिफ्लेक्शन हायर एंगल पे जो डिफ्लेक्शन है उसमें बहुत ही कम पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही कम एरिया में जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और वहां से वो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। और जैसे ही हम जेड की वैल्यू बढ़ा देंगे, ये कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये 47 के लिए है जेड, अगर आपका एटॉमिक नंबर 47 है तो उसके लिए कर्व ये है। और जैसे ही आपने जेड बढ़ाया उससे वैसे ही आपका कर्व शिफ्ट हो गया अपर साइड में। क्योंकि कुलॉम्बिक फोर्स वैरी करेगी स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपका, क्योंकि एन जो है प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है। यहाँ से भी कंक्लूजन आप देख सकते हैं। जो नंबर है, इस नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम देख रहे हैं कि किस एंगल पे कितने पार्टिकल किस साइड में हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं एक रेंज है ये n प्रोपोर्शनल जेडी स्क्वायर, और ये भी आप याद रखें n प्रोपोर्शनल टू 1/sin5/2 होल पावर 4 sin5/2 होल पावर 4। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। तो इसमें हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन है इस पे। तो देख, atom is spherical, the central part of the atom is positive, the size of the nucleus is very small as compared to that of an atom। तो वही बात हुई स्टूडेंट्स, ये इसे माना गया कि एटम स्पेरिकल है और जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वो पॉजिटिव चार्ज है और वो जिसकी साइज वो न्यूक्लियस के साइज का है और बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटम। एटम के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल साइज में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रखे गए हैं। और न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये भी बात स्टूडेंट यहाँ पे ही कंक्लूड हो रही है कि जो न्यूक्लियस है उसमें ही सारा मास एटम का है वो पूरा उसमें ही है, क्योंकि आप जानते हैं एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और वही मैक्सिमम मास कंटेन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, और ऑल द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द एटम इज आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये भी बात सही स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियस में मास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। बट स्टूडेंट्स ये तो पॉजिटिविटी थी, हमें अप्रोक्सीमेशन मिला कि काफी स्पेस खाली है एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उसे हम समझ पाए इस एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से जो हमने बम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल पे। बट स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक्स भी थे, तो हम ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फर्दर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया रदरफोर्ड मॉडल से, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी इस मेथड से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन शुड बी कंटिन्यूअस बट इट वाज एक्चुअली फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूअस। रदरफोर्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। तो स्टूडेंट इन्होंने माना कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस है, बट ऐसा रियली में आगे जब एक्सपेरिमेंट हुए तो वो प्रूफ नहीं हो पाया। और स्टूडेंट जैसा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन, हेंस इलेक्ट्रॉन शुड ग्रेजुअली फॉल इन द न्यूक्लियस। अगर मूव कर रहा है चार्ज तो रेडिएशन जनरेट करेगा, और अगर वो ऐसे ही रेडिएशन जनरेट करता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। बट स्टूडेंट जब बोहर मॉडल आया तो उसने चीजों को काफी हद तक फिक्स किया और उसे समझाया कि स्टेबिलिटी क्यों है, और उस पर उन्होंने पॉइंट्स रखा। तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये तो बात तब भी हमें पता थी, बट द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। दी जो ऑर्बिट्स में जो कंडीशन लगाई वो ये था 2πr = n लैम्डा। डिब्रोगली वेवलेंथ कंसीडर किया इसमें कि जो सर्कमफियरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा जो सर्कमफियरेंस है, क्योंकि 2πr क्या है स्टूडेंट्स, सर्कमफियरेंस है। अगर मान लीजिए r ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये r है तो सर्कमफियरेंस स्टूडेंट 2πr होगी। 2πr सर्कमफियरेंस, और देखिए ये मल्टीपल है लेमडा के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये बोहर मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से बोहर ने ये मॉडल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं मूव कर सकता है, उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसमें कि उसका सर्कमफियरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ हो। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ सकते हैं फोटोन के केस में, या आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन जो है E2 - E1, अगर कोई भी एनर्जी की बात अभी करेंगे स्टूडेंट, अगर E1 E2 हो और E2 से E1 में अगर फोटोन आ रहा हो तो उसमें जो एनर्जी उसकी होगी h होगी, और उसे hc/λ से हम रिप्लेस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं एक और पॉइंट है इसमें, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए उस ऑर्बिट के लिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। दो कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट की जो सर्कमफियरेंस है वो डिब्रोगली वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी हमें हाइड्रोजन एटम की एग्जिस्ट करनी है तो वो किसी भी ऑर्बिट में कैसे भी मूव नहीं कर सकता, उसके लिए सर्टेन ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम आगे बढ़े और हमने एनर्जी कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम की। तो आप जानते हैं कि Kn = 1/2 mvn²। तो जो nth
ऑर्बिट में जो एनर्जी थी हाइड्रोजन की, उसको हमने माना कि kn है, तो kn इक्वल टू हाफ mv² होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 J d² (2 Rn) और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट हम जानते हैं 1/4 Q1 Q2 Rn। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है J है, बट जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट -1/4 J d² Rn। तो स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखें। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे वो भी नेगेटिव आने वाली है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। तो स्टूडेंट आगे हमने कैलकुलेट किया कि En इक्वल टू -RSC जो कांस्टेंट है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट को हमने इसमें इंक्लूड किया, और उसकी वजह से जो हमारा En है वो कन्वर्ट हो गया En इक्वल टू -RSC Z² जूल, जहाँ Z एटॉमिक नंबर है और n nth ऑर्बिट, जो n अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n इक्वल टू 1, सेकंड में है तो n इक्वल टू 2। इस तरीके से स्टूडेंट ये ऑर्बिट की संख्या है या ऑर्बिट नंबर है। तो और जब हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू स्टूडेंट तो आया -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी स्टूडेंट्स, तो इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ईबी में है। तो हम जानते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को भी याद रखें, ये वैल्यूज भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है और इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट पर मीटर आपको यूनिट दिख रही होगी, तो इसकी डायमेंशन जो होती है L-1, और जो इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH टू द पावर क्यूब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, तो डायमेंशन इसकी L-1 हो जाएगी। और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हम यहाँ से फोर्स को बैलेंस करके हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। यहाँ रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक तो यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और एक जो है यहाँ पे कूलम फोर्स होगी। तो दोनों को अगर इक्वेट करके हम यहाँ पे अपने लिए आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर से एनर्जी को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे F इक्वल टू ZE² अपॉन 4πε0 R², क्योंकि 1/4 πε0 Q1 Q2 R² होता है जो कूलम फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है mv² अपॉन R होता है, जहाँ भी वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में। तो R यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरीके से ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 mv²। तो फ्रॉम बोहर क्वांटाइजेशन रूल हमें पता है कि जो L है वो NH/2π होता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उस पॉइंट को हमने यहाँ यूज किया स्टूडेंट्स, और हमने देखा कि जो L का जो क्वांटाइजेशन जो पोस्टुलेट्स था बोहर का, उसको हमने यूज किया, और इस तरीके से हमें भी मिल गया Z² 2ε0 HN। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक बात समझ में आया कि जो B है वो प्रोपोर्शनल है Z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे हमारा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम ऑर्बिट की संख्या दूर जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की तरफ, वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी घटती जाएगी स्टूडेंट्स। और अगर हम स्टूडेंट बात कर लें रेडियस की, कि R इक्वल टू हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही है ε0 h² n² बाई पाई m Z²। तो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू n² है, n² बाई Z, तो R प्रोपोर्शनल टू हो गया n² और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ाएंगे, फर्स्ट से सेकंड थर्ड में जाएंगे, उस तरीके से रेशियो 1:4:8 हो जाएगा। और अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें, बोहर ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट स्टेट में अगर है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो जो Rn है 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। और इस तरीके से स्टूडेंट n² बाई Z, तो हमें पता है, हमने बताया कि Rn प्रोपोर्शनल टू n² एंड Rl इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। Rb जो है स्टूडेंट बोहर रेडियस की जो वैल्यू है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू 1 लिख देंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, या कभी कभी इस प्रोपोर्शनलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने B की प्रोपोर्शनलिटी बताई, Rn की प्रोपोर्शनलिटी बताई, तो इस तरीके से इसमें चेंजिंग करके R1 बाई R2 या आपको B1 बाई B2 कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो K है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट U और जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज नेगेटिव होती हैं। और जो मॉडुलस में स्टूडेंट जो मॉडुलस में इसकी वैल्यूज हैं वो देख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बराबर होती है मॉडुलाई, अगर मॉडुलस लें दोनों का, तो जो मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का सेम होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के, तो इसीलिए इसे डिवाइड किया गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये मॉडुलस है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं है, साइन मैंने बता दिया कि ऑलवेज पॉजिटिव, और जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर
एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक N1 ये मान लीजिए N2 है और ये N1 है। तो हम देखते हैं कैसे डिफरेंस होने वाला है। यहाँ से मान लीजिए मूव करता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू EN2 माइनस EN1 और ये SN को बराबर होगा, उसको माइनस RSC जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर करेंगे ये इस तरीके से। तो हमें पता है कि ये डेल्टा SC बाई लेमडा होने वाला है, उसे कि कौन सी वेवलेंथ इमिट होगी, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेमडा वेवलेंथ अगर लेमडा है जो इमिट होने वाली है तो SC बाई लेमडा, इसको टू RSC को कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ से कैलकुलेट करते हुए पहुंचेंगे तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट जहां से स्टार्ट होगा उसे N1 बोलेंगे। जैसे यहाँ से पॉइंट से आ रहा है, इस बात कन्वेंशन का ध्यान रखें, फॉर्मूले में कैसे आप N1 N2 यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस केस में अगर यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो N1 ही हुआ, और जहाँ पे उसका आखिरी पॉइंट है उसको N2 कहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसे N1 मानेंगे और इसे N2 कहेंगे, नहीं कि हमेशा N1 ही होगा और N2 ही होगा, नहीं। फॉर्मूले में आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए एमिशन देख रहे हैं या एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इमिशन होगा। अगर हायर से लोअर एनर्जी में आएगा तो आपका इमिशन होगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि कोई कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा। तो इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखें स्टूडेंट। मुझे पता है कि कंफ्यूजन कहाँ पे होने वाले है, इसलिए मैं उस पॉइंट को इंडिकेट कर देता हूँ। आप उस पॉइंट को जरूर नोट कर लें कि N1 N2 कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपका इमिशन केस है तो आप किसी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यूज में आएंगे, ऑर्बिट में आने वाले हैं, तो वहां पे जो आप हायर वैल्यूज की जो ऑर्बिट होगी वो N1 होगी, और जैसे ऑर्बिट में आप आने वाले हैं वो ऑर्बिट आपके लिए N2 होगी। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन का केस देख रहे हैं, अगर आप कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके और मूव कर रहे हैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो वहां पे आपका जो लोअर ऑर्बिट है वो N1 होगा और जो आपका हायर ऑर्बिट है वो N2 होगा। क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट N1 है और एंडिंग पॉइंट N2 है। तो आई होप आपको N1 N2 डिसाइड करने में अब कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको N1 N2 डिसाइड करने में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट की प्रोपोर्शनलिटी पे, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे भी क्वेश्चंस आ जाए हाइड्रोजन एटम के केस में, इसलिए मैं आपको इसकी भी प्रोपोर्शनलिटी बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट आप जानते हैं T इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V होता है, तो F इक्वल टू V अपॉन 2 पाई R हो जाएगा, तो F इक्वल टू V अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। तो Vn और Rn की वैल्यू रखने पे हमें जो प्रोपोर्शनली यहाँ पे मिलती है इसे ध्यान रखें, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज को याद रखें कि 6.62 × 10⁻15 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो जो फ्रीक्वेंसी है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बट जो हमारा एन है, जो हमारा ऑर्बिटल नंबर है, उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब और एफ एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ाने से एफ एन बढ़ेगा और एन को बढ़ाने से एफ एन घटेगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपना टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टी एन प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब और टी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, मतलब एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसको स्क्वायर के। तो टी एन जो है, जो टाइम पीरियड है, वो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ऑर्बिटल नंबर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो और यहाँ पे एक फैक्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में भी, इसका भी ध्यान रखें। जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है अल्फा V1/C, तो इसको भी ध्यान रखें, इसकी वैल्यू होती है 1/137। तो ये कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे आप याद रखें, ये मेमोराइजिंग रखें और इस प्रोपोर्शनलिटी को भी याद रखें जिससे आप क्वेश्चन को बना पाएं। जैसे कि मैंने बताया था कि रेडबर्ग कांस्टेंट की जो डायमेंशन है उसे भी याद रखें, ये डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इसमें बहुत सारे कांस्टेंट यूज किए गए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बहुत टाइम लग सकता है डायमेंशन कैलकुलेट करने में। बट अगर आप इसकी यूनिट याद रखेंगे कि पर मीटर होती है इसकी यूनिट, तो आप तुरंत इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कि L पे -1 होती है। तो स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा इमिशन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमारी लाइंस हैं वो कौन कौन सी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रम हमारा कैसा मिलता है इसमें। तो पहले जो सीरीज है स्टूडेंट हम बात करते हैं इसमें लाइमन सीरीज। तो स्टूडेंट लाइमन सीरीज तब होगी, मैंने बताया कि एन इनिशियल अगर 2, 3 इन्फिनिटी हो और एन फाइनल जो है 1 हो। स्टूडेंट कहीं से भी कोई चीज आए, एन फाइनल अगर 1 है तो ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी है स्टूडेंट। तो कहीं से भी आए, बट कहाँ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट में। एन फाइनल कहाँ हो, फर्स्ट में। इसका मतलब है ये इमिशन है, क्योंकि ऊपर से आ रहा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो इमिट होगा फोटोन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये इमिशन है और इसे लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर एन इनिशियल कहीं भी हो सकता है, 1 को छोड़ के कहीं से भी अगर 1 में आ रहा है बस वो, तो वो लाइमन सीरीज होगी। 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, इन्फिनिटी से आए, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज। और इसका जो रेंज है स्टूडेंट, लेमडा का एक रेंज होगा, आप जानते हैं GXPDIMR, उसमें स्टूडेंट जो इसका रेंज है वो UB रीजन में लाई करता है। जो लाइमन सीरीज है
वो यूवी रीजन में लाई करता है, जो उसकी वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो यूवी रीजन में लाई करती है। अगर स्टूडेंट्स अब बात करें बामर सीरीज की, तो आप देख सकते हैं फाइनल 2 में होने वाला है, तो स्टूडेंट हायर लेवल से 2 में ही एमिशन ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी जो बामर सीरीज है देखिए, तो 2 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आएगा, ऐसे ऐसे करके 2 से एबव से ही आएगा तभी इमिशन होगा। आपका 3 से आए तो इसलिए लिखा हुआ है कि 3 4 5 6 3 4 5 6 या इन्फिनिटी से आए तो ये बामर सीरीज होगी। और स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं बता दूं आपको, बहुत बार पूछा जाता है कि किस रीजन में लाई करती है बामर सीरीज, तो आप ध्यान रखें ये विजिबल रीजन में लाई करती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और जो पास्चन सीरीज है स्टूडेंट, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सेम यही होगा, वो n⁻³ में जो फाइनल उसका जो लाइन आएगी वो n⁻³ में आएगी। जैसे 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, तो एबव की जो लाइन्स होंगी, 3 से एबव जो लाइन्स होंगी, उनमें से जब इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे थर्ड ऑर्बिट में, तो जो इमिशन होगा उसकी जो रेंज होगी वो इंफ्रारेड की होगी, और उसे हम पास्चन सीरीज कहेंगे। तो n फाइनल 3 है, और n इनिशियल और n फाइनल n1 जो मैंने आपको बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहेंगे। और ये इमिशन है, मीन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना है, तो इसलिए आपको उससे ऊपर से ही उसके नीचे आना होगा। तो आप देख सकते हैं कि n⁻³ है तो n⁻⁴, n⁻⁵, n⁻⁶ से आपको n⁻³ में आएंगे तो होगा पास्चन सीरीज, और ये इंफ्रारेड में लाई करेगी। ब्रैकेट सीरीज में n फाइनल जो होगा n4 में होगा, तो 4 जो आपका ऑर्बिट है उसमें आप हायर वैल्यू से 4 में आएंगे, तो 5 6 7 8 या इन्फिनिटी से आप अगर 4 में आएंगे तो आपका ब्रैकेट सीरीज होगा, और ये इंफ्रारेड में ये भी लाई करने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और लास्ट सीरीज जो है स्टूडेंट इसकी, तो फुंड जो सीरीज है स्टूडेंट्स, उसके बारे में देखते हैं। एंड फाइनल जो है वो 5th होगा, और जो इनिशियल है उससे एबव से आएगा, तो 6 7 8 9 या आगे बढ़ते हुए किसी भी हायर वैल्यू से अगर 5th में आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे फॉर इंफ्रारेड होने वाला है स्टूडेंट्स। ये रेडिएशन फॉर इंफ्रारेड रेंज में लाई करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 तरीके की सीरीज हैं, और वो कैसे कैसे किस रीजन में लाई कर रहे हैं इस बात को बहुत ही ध्यान से देख लें। इसका नोट जरूर बना लें। मैंने ये सारे, पहला यूवी रीजन में लाई कर रहा है लाइमन, दूसरा बामर विजिबल में, पास्चन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में, फुंड फॉर इंफ्रारेड में। और हमने बताया कि इमिशन सीरीज हैं, इसीलिए वो हायर वैल्यूज से लोअर वैल्यूज में आने पे इमिशन होगा इन सीरीज का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन में आपको बता दूं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज एन एटम, एक एटम को आयोनाइज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एंड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल उस समय यूज होगा उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम में आप देख रहेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 13.6 वोल्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो एटम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, तो द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लार्ज डिस्टेंसेज इफ हाइड्रोजन एटम, द बाइंडिंग एनर्जी इज 13.6। अगर देखिए स्टूडेंट, एनर्जी जब भी हाइड्रोजन एटम की आप देखते होंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट अगर हम पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो क्या होगा, जो भी बाइंडिंग है न्यूक्लियस की एटम के बीच वो ब्रेक हो जाएगी, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। तो इसलिए द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू लार्ज डिस्टेंसेज, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो एक वैल्यू हो सकती है किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, बट जो एक्साइटेशन है वो मल्टीपल हो सकता है। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि स्टूडेंट जो ग्राउंड लेवल है वो एक ही होने वाला है, बट जो फर्स्ट में जा रहे हैं, अगर आप सेकंड में जा रहे हैं कि और हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जा सकते हैं, तो इसलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है, द एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो इसके लिए अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो यहाँ पहुंच गए आप, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। यहाँ से अगर एनर्जी इतनी मिल गई तो आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल भी यहाँ, इसलिए एनर्जी डिफरेंट है, एक्साइटेशन एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स। तो 1 से ज्यादा आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, जैसे आप फर्स्ट से सेकंड में जाना चाहते हैं या थर्ड में जाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल वेरी करेगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे बताया कि इमिशन ट्रांजिशन कब होगा और एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कब होगा, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो nth एनर्जी स्टेट में अगर है तो नंबर ऑफ इमिशन, यहाँ पे ध्यान रखें स्टूडेंट, इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी।
तो अगर आप मान लीजिए n=3 में है तो कितनी इमिशन लाइंस आपको मिलने वाली हैं, अगर ये कैलकुलेट, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो n=3 में है तो कितनी इमिशन लाइंस उससे जनरेट हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, n-1/2। यहाँ पे आप n की वैल्यूज को पुट करेंगे, आप तुरंत बता पाएंगे कितनी इमिशन लाइन इमिट होंगी। ऐसे एब्जॉर्प्शन के केस में आप तुरंत ही बता पाएंगे कितनी एब्जॉर्प्शन लाइन इमिट होंगी अगर n= पर्टिकुलर किसी वैल्यू में है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे स्टूडेंट पहले इमिशन और एब्जॉर्प्शन को समझें। अगर डायग्राम ये है तो आप समझें कि हायर एनर्जी अगर है और इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी में आ रहा है तो वहाँ पे इमिशन ही पॉसिबल है। अगर E2 हायर है, इवन लोअर है, और E2 से इवन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इस तरीके समझ सकते हैं। और जैसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है और ऊपर जा रहा है हायर एनर्जी स्टेट में तो जरूर ही वो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होने है ये, और ये इमिशन ट्रांजिशन है। तो इस बात का आप डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे कि डायग्राम से कि कौन सा इमिशन ट्रांजिशन है और कौन सा एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है स्टूडेंट्स। बाकी मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर nth एनर्जी स्टेट में है तो नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो n-1/2 होंगी। जैसे 3 है तो 3 और 3-1 2 से 2 कैंसिल, तो n=3 में है तो 3 लाइन्स जो होंगी इमिशन लाइन्स मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे ये 3 है तो ये इससे 1, इसमें से ये 2 और यहाँ से यहाँ 3, तो इस तरीके से 3 कवर हो गया इसका। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से n=5, n=6, 7 कोई भी वैल्यूज दे तो आप उसके लिए इमिशन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी इमिट होंगी या इमिशन कितना होगा आप बता सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन का केस तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एनर्जी अगर आप पहले एब्जॉर्ब करके अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहेंगे। और उसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स nth एनर्जी स्टेट नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्पेक्ट्रल लाइन तो n-1 है, क्योंकि अगर आप n=2 में है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक एब्जॉर्प्शन के लिए एक ही लाइन जाने वाली है तो 2-1, और 3 में है तो आप देख सकते हैं 3-2। n=3 में है तो आप 2 लाइन जाएगी, आपका n=3 यहाँ है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ये और एक लाइन ये एब्जॉर्प्शन की इमिट्स होने वाली है n=3 तक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से हमारा हाइड्रोजन एटम में एनर्जी और वेलोसिटी और रेडियस किस तरीके से हमारा डिपेंडेंट है हमारे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या पे। और स्टूडेंट्स आप ये भी समझ पाए होंगे जो फ्रिक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से डिपेंडेंसी है। तो और आगे हमने देखा कि लाइमन बामर पासिंग ब्रैकेट फुंड जो हमारी इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस है हाइड्रोजन एटम के लिए। और बाकी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इमिशन और एब्जॉर्प्शन की नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता सकते हैं अगर हमें इनकी वैल्यू पता हो तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये सारे कंपटीशन में आपको हेल्प करेगा, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लें। और अगर आप अभी 12th में गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है आपके कोर्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट CBSE बोर्ड का रिजल्ट तो आ चुका है 12th, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपनी फोकस बनाए रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और जो स्टूडेंट BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस बेसिस पे वो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे कि आपको हर क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है स्टडी में उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प कर पाए और वो सिलेबस को या किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए उसे समझ पाएँ और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं BHU में वो देख पाएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है वो भी उन्हें समझ आ पाएगा। तो स्टूडेंट चैनल के साथ बने रहें, HOS Tube पे आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी और आप साथ देंगे तो ही मैं स्टूडेंट वीडियोज आपके लिए बना पाऊंगा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट BHU BSc एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वो इस बार ज़रूर सेलेक्ट हों और वो बहुत अच्छा करें। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो बोर्ड में अच्छा करे और BHU एग्जाम्स में बहुत ही बेहतर करे, जिससे उसकी लाइफ बहुत ही सिक्योर हो जाए। 12th पास आउट के बाद अगर आप इस बार CBSE या UP बोर्ड में थे और आप पास आउट हो चुके हैं और आपको BHU एंट्रेंस देना है तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आप फास्टली इस बार सेलेक्ट हो जाएं और आप बहुत सारे प्रेशर से बच जाएंगे और आप UG एक बेहतर जगह से कर पाएंगे। क्योंकि UG डिग्री के लिए स्टूडेंट्स बेस्ट प्लेस है BHU, बहुत ही कम दाम में, बहुत ही फी बहुत ही कम है BHU की। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं
और बाकी स्टूडेंट्स, मैंने भी BHU से ही BSc और MSc किया है, तो आपको कोई भी फर्दर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस करें और आपको जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, और काउंसलिंग के टाइम पे भी आप मुझसे जरूर हेल्प लें कि आपका बेस्ट चॉइस क्या मिल सकता है, किस नंबर पे या आपकी रैंकिंग पे, तो शायद आपको अपनी बेहतर चॉइस मिल पाए और आप समझ पाएं कि BHU में और क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, और कोई भी आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो उसे भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखें और इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को मोटिवेट करते हुए पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, एटम के। और कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो टेलीग्राम लिंक पे मुझे ज़रूर मैसेज करें, और आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।